साल 2024 में लोग एक नए सफर के लिए प्रसिद्ध टाइटैनिक को फिर से बनाने का निर्णय लेते हैं, लेकिन जहाज पर अजीब और डरावने घटनाक्रम शुरू हो जाते हैं। फिल्म की घटनाएं हमें 1912 में वापस ले जाती हैं। टाइटैनिक के दुखद डूबने के दौरान एलिजाबेथ नाम की एक युवा महिला डूबते हुए जहाज से भाग जाती है, अपने मंगेतर चार्ल्स को बेतहाशा पुकारती है, लेकिन वह जवाब नहीं देता। जहाज का कप्तान उसे एक जीवन रक्षक नौका में धकेलता है, जिसे पानी में उतारा जाता है। हालांकि लाइफ बोट को पकड़ने वाली केबल टूट जाती है और यह पलट जाती है, जिससे हर कोई पानी में गिर जाता है। एलिजाबेथ पलटी हुई लाइफ बोट पर चढ़ने में सफल हो जाती है और एक बार फिर चार्ल्स को पुकारती है। उसे आश्चर्य होता है कि वह एक पास के हिमखंड से जवाब देता है। उसे बचाने के लिए दृढ़ संकल्प युवक पानी में कूद जाता है। एलिजाबेथ निराशा में अंधेरे लहरों में झांकती है, लेकिन अचानक एक पुनर्जीवित शव गहराइयों से उभर कर उसे खींचकर नीचे अबिस में ले जाता है। मूल टाइटैनिक के डूबने के 110 वर्षों बाद टाइटैनिक 3 उसी रास्ते पर एक नई यात्रा पर निकलता है। एक पत्रकार बताता है कि जहाज उस कुख्यात आपदा के स्थल पर रुकेगा जिसने 1500 से अधिक लोगों की जान ली थी। एक पुरुष और महिला कार में डॉक पर पहुंचकर खिड़की से उत्सुकता पूर्वक बाहर झांकते हैं। आदमी जहाज से प्रभावित है और अपनी साथी से फोन नीचे रखकर उसे देखने का सुझाव देता है, यह कहते हुए कि जहाज बनाने वाले लोग एक त्रासदी से लाभ उठा रहे हैं। महिला अंततः ऊपर देखती है और देखती है कि व्यक्ति फिल्म बना रहा है। वह टाइटैनिक 3 की तारीफ करना शुरू कर देते हैं। जब वे कार से बाहर निकलते हैं तो उनके ब्लॉग के प्रशंसक उन्हें घेर लेते हैं, जो तस्वीरें खींचने के लिए उत्सुक होते हैं। कुछ तस्वीरें खिंचवाने के बाद वे अपने अनुयायियों के लिए एक उत्साहित वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और फिर जहाज पर चढ़ जाते हैं। इस बीच टाइटैनिक 3 के कप्तान अपनी टीम का परिचय कराते हैं, जिसमें ब्रायन एंड्रयूज शामिल हैं, जो पूर्व नेवी सील हैं और जिन्होंने अतिरिक्त सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया है। वह कप्तान और हेक्टर सुरक्षा प्रमुख दोनों को जवाब देंगे। हालांकि पहले से ही जहाज पर सुरक्षा मौजूद है। अतिरिक्त कर्मचारियों से मदद मिलेगी, विशेषकर बड़ी संख्या में यात्रियों और मूल टाइटैनिक से मिले अवशेषों के साथ। महिला सभी को काम के अच्छे दिन की शुभकामनाएं देती है और टीम को उनके स्थानों पर भेज देती है। ब्रिज पर कप्तान इंजनों को शुरू करने और जहाज को चलाने का आदेश देता है। इस बीच डेक पर यात्री सफल प्रस्थान का जश्न मना रहे हैं। जैसे ही जहाज समुद्र में होता है, एक युवा महिला सामान के ट्रंक में से निकलती है। वह चुपचाप जहाज के निचले डेक में से होकर एक कमरा ढूंढती है ताकि अपने सामान को खोल सके। डेक पर ब्लॉगर जोड़ा अपने फॉलोअर्स के लिए एक और वीडियो रिकॉर्ड करता है, फिर अन्य यात्रियों से मिलने का निर्णय लेता है। कार्गो होल्ड से बाहर निकलने के बाद युवती जहाज के गलियारे को सावधानी पूर्वक पार करती है। कमरे में से एक में उसे एक क्रू की वर्दी मिलती है और वह उसे ले लेती है। जूली मैककेना लाउडस्पीकर पर खुद को क्रू की आयोजक के रूप में प्रस्तुत करती है। वह घोषणा करती है कि जहाज को 10 वर्षों में कुशल कारीगरों द्वारा सावधानी पूर्वक फिर से बनाया गया है। वर्ड उदार प्रायोजकों की मदद से कल शाम कप्तान रोज सभी को टाइटैनिक के अंतिम विश्राम स्थल पर ले जाएंगे, जहां वे दुखद घटना के साक्षी रहे लोगों के सम्मान में मौन धारण करेंगे। अब वह सभी को सुखद प्रवास की कामना करती है। एक अज्ञात लड़की जो चालक दल की वर्दी में छुपी हुई है, संग्रहालय के कमरे में चोरी छिपे प्रवेश करती है। एक वायलिन के साथ एक अलमारी के पास पहुंचकर वह सावधानी पूर्वक उसे अपने हाथ में लेती है, सुनिश्चित करने के लिए कि कोई आसपास न हो। तभी एक आदमी कमरे में प्रवेश करता है। वह उस पर चिल्लाता है, मांगता है कि वह तुरंत वायलिन नीचे रख दे। यह उसकी संग्रह में सबसे अधिक मूल्यवान वस्तु है। वह वायलिन जिसने टाइटैनिक के डूबते समय नीरर माय गॉड टू दी बजाया था। वायलिन सागर की गहराई में 100 वर्षों तक पड़ी रही और वह नहीं चाहता कि कोई निम्न स्तरीय कर्मचारी इसे खराब करे। जूली, जो पास में है, आदमी को शांत करने की कोशिश करती है। इस बीच लड़की पास के कैबिनेट में एक हेयर पिन देखती है। वह कहती है कि उसकी परदादी के पास भी ऐसा ही एक था। वह नाराज है कि उस आदमी ने टाइटैनिक के अंतिम विश्राम स्थल से चीजें चुराई हैं और उसे याद दिलाती है कि प्राचीन मिस्रवासियों को उनके खजानों के साथ दफनाया गया था और जो उन्हें छूते थे उन्हें मृत्यु का शाप लगता था। इस अजीब लड़की से परेशान आदमी जूली से पूछता है कि वह कौन है। जूली, अनिश्चित,
जब आदमी और जूली ध्यान भटकाए हुए होते हैं, लड़की चुपचाप हेयर पिन एक सिक्के के साथ ले जाती है और चली जाती है। ब्लॉगर अपने चैनल के लिए विभिन्न वीडियो रिकॉर्ड करना जारी रखते हैं। फिल्माते समय आदमी गलती से किसी से टकरा जाता है और अपनी बेढंगीपन के लिए माफी मांगता है। वह एक कठोर उत्तर सुनता है और उसे सलाह दी जाती है कि अपने फोन को घूरना बंद कर दे। महिला आगे बढ़कर कहती है कि वही व्यक्ति उन पर चला आया था। व्यक्ति तुरंत उसकी प्रशंसा करने के लिए मुड़ता है, जिससे उसकी संगिनी बहुत नाराज हो जाती है और वे जहाज का पता लगाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। रहस्यमयी लड़की निचले डेस्क पर लौट आती है। इस बीच ब्लॉगर गलियारों में घूमते रहते हैं और गलती से ब्रायन से टकरा जाते हैं। मिया और जैक्सन उसे बताते हैं कि वे थोड़े खो गए हैं और वह उन्हें रास्ता बताता है। एक प्रोफेसर एक यात्री से बात कर रहा है, उसे एक शादी की अंगूठी दिखा रहा है जो कभी कैप्टन एडवर्ड स्मिथ की थी। आदमी तुरंत इसे खरीदने में रुचि दिखाता है और पूछता है कि इसकी कीमत कितनी है। प्रोफेसर उसे निराश करते हैं, कहते हैं कि अंगूठी बिक्री के लिए नहीं है, लेकिन कुछ अन्य चीजें पेश करते हैं जिन्हें आदमी खरीदना चाहता हो सकता है। हाथ मिलाने के बाद दोनों आदमी अवशेष देखने जाते हैं। निचले डेक में लड़की एक रिचुअल करने लगती है। वह अपने बैग से कैप्टन एडवर्ड स्मिथ की एक फोटो निकालती है और मृत्यु के आत्माओं को बुलाती है। इस बीच बॉलरूम में एक भव्य गाला संगीत कार्यक्रम शुरू होता है। कैप्टन रोज अपनी केबिन में कपड़े पहन रही हैं और अपने मंगेतर मिया और जैक्सन के साथ वीडियो चैट कर रही हैं। अभी भी जहाज का पता लगा रहे हैं। एक कमरे में प्रवेश करते हैं। वे आसपास के माहौल को देखकर चकित हैं जब वे देखते हैं कि लड़की अनुष्ठान कर रही है। यह समझने में असमर्थ कि वह क्या कर रही है, वे जाने लगते हैं जब वह अपना हाथ काटती है। यह सोचकर कि दूर जाना ही बेहतर है, उनके पीछे का दरवाजा अचानक तेज आवाज के साथ खुलता है। चौंक कर वे मुड़ते हैं और देखते हैं कि उनकी प्रशंसक नैन्सी, जो उनके लाइव स्ट्रीम को देख रही थी, उनके साथ जुड़ने का फैसला करती है। लड़की दर्शकों से पूरी तरह अनजान अपना अनुष्ठान जारी रखती है। अचानक जहाज की दीवारें हिलने लगती हैं और ब्लॉगर का कैमरा बंद हो जाता है। यह सब देखकर जैक्सन सुझाव देता है कि वे इस अजीब औरत से जितना दूर हो सकें हो जाएं। मिया और नैन्सी उसका पीछा करती हैं। कप्तान रोज अपने केबिन में इस घटना के लिए तैयारी कर रही हैं और अपने मंगेतर से बात कर रही हैं। अचानक लाइट्स टिमटिमाने लगती हैं और जब वह बातचीत में लौटती है तो उसे पता चलता है कि कनेक्शन कट गया है। मिया, नैन्सी और जैक्सन जहाज के गलियारे में चल रहे हैं। नैन्सी बताती है कि वह सालों से उनका अनुसरण कर रही है और उन्होंने केवल यह जानने के बाद ही क्रूज बुक किया कि वे सवार होंगे। ब्लॉगर उसकी निष्ठा से प्रभावित हैं और वह उन्हें अपने केबिन में फोन चार्ज करने के लिए आने का सुझाव देती है। तभी प्रोफेसर तेजी से जैक्सन के पास आता है। एक बार फिर उस पर लापरवाह होने का आरोप लगाता है। वह मिया की ओर देखता है और हंसता है। नैन्सी प्रोफेसर को भी प्रशंसक समझकर गर्व से बताती है कि उनके 12 मिलियन फॉलोअर्स हैं। यह सुनते ही प्रोफेसर का हाव भाव बदल जाता है और वह तुरंत नैन्सी से जाने के लिए कहता है। मिया तेजी से प्रतिक्रिया करते हुए लड़की से रुकने को कहती है और प्रोफेसर से कहती है कि उसे शिष्ट होना चाहिए। प्रोफेसर उसे पूरी तरह से नजरअंदाज करते हैं और कहते हैं कि उनके पास टाइटैनिक अवशेषों का संग्रह है, उन्हें उचित कीमत पर पेश करते हैं, विशेष रूप से एक नीला हीरा जो उसके लिए पूरी तरह उपयुक्त होगा। उनके व्यवहार से नाराज होकर मिया पीछे हटती है और उसे छूने से मना करती है। जैक्सन फिर हस्तक्षेप करता है और प्रोफेसर को जाने के लिए मजबूर करता है। कंसर्ट शुरू होने से पहले जूली सबका ध्यान आकर्षित करती है और घोषणा करती है कि वे उस त्रासदी के स्थल पर पहुंच गए हैं और उस दिन मारे गए लोगों के सम्मान में 1 मिनट का मौन रखेंगे। उसी समय लड़की अपना अनुष्ठान जारी रखती है। जैसे ही मौन का पल समाप्त होता है, जूली सभी को धन्यवाद देती है और गाला कॉन्सर्ट की शुरुआत की घोषणा करती है। जैसे ही वह ऐसा करती है, लड़की अपने रिवाज को पूरा करती है और उसके सामने उसके परदादा कप्तान एडवर्ड स्मिथ प्रकट होते हैं। इस बीच मिया और जैक्सन डेट पर जाने का निर्णय लेते हैं। अचानक मिया संगीत सुनती है और एक वायलिन के साथ एक भूत उनके पीछे प्रकट होता है। उस धुन से मंत्रमुग्ध होकर वह अपने पति को नृत्य करने के लिए आमंत्रित करती है। जैसे ही वे नृत्य करते हैं, जहाज पर कुछ अजीब होता है। पूरे टाइटैनिक 3 की बिजली एक क्षण के लिए चली जाती है। जैसे ही मिया अपने पति के साथ नाचना जारी रखती है, पूरा दल एक भयानक आवाज सुनने लगता है। मिया अपना सिर पकड़ लेती है और उसे बंद करने की विनती करती है। जैक्सन भ्रमित है और नहीं जानता कि कैसे मदद करे। वायलिन के साथ भूत अब मिया के ठीक पास में है।
लेकिन वह यह नहीं देखती कि भूत जैक्सन को धुंध में खींच रहा है। जब भयावह आवाज बंद हो जाती है तो कप्तान का सहायक पूरे जहाज की जांच का आदेश देता है। खुद को संभालते हुए मिया अपने चारों ओर देखती है, अपने पति को खोजने की कोशिश करती है। इसके बजाय प्रोफेसर उसकी ओर आता है। वह उसे शांत करने की कोशिश करता है और सुझाव देता है कि वे बार में चलें। वह सहमत हो जाती है, लेकिन अपने फोन को याद करती है और लौट कर आती है, इसे प्रोफेसर से वादा करते हुए कि वह जल्दी ही उनके पास जाएगी। वह चला जाता है और मिया अपना फोन उठाती है। यह तय करती है कि वह अभी हुई घटना को साझा करने के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करेगी। अचानक भूतिया वायलिन वादक फिर से उसके सामने प्रकट होता है और एक भयानक आवाज करता है, जिससे उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। कप्तान के सहायक ने उपकरण के डेटा की जांच करने के बाद बताया कि कोहरा बहुत घना है और रडार उसे एक वस्तु के रूप में पकड़ रहा है। एक अन्य उपकरण से विचलित होकर वह अजीब झिलमिलाहट पर ध्यान नहीं देता। ये स्क्रीन रोज से संपर्क करने का निर्णय लेते हुए वह उससे संपर्क करने में असफल रहता है। अपने सहयोगी को रडार पर नजर रखने का आदेश देते हुए वह महिला को देखने के लिए लाउंज की ओर बढ़ता है। इस समय यात्रियों में से एक प्रोफेसर के साथ मलबे स्थल से एक लाइफ बोट की जांच कर रहा मानो है कि लोग करेंगे। जब बचाव किया गया, प्रोफेसर उसका ध्यान बांटने के लिए एक पुराना हार पेश करते हैं। डेक पर 2 सुरक्षा गार्ड मुझे ढूंढ लेते हैं। जांच के बाद वे समझ जाते हैं कि वह मर चुकी है। इस बीच पार्कर बॉलरूम में कैप्टन रोज से मिलने आता है। वह उसके आने से आश्चर्यचकित होती है, लेकिन वह उसे बताता है कि उसकी ऊपर जरूरत है। अचानक ब्रायन अंदर आता है, स्पष्ट रूप से चिंतित होता है और कप्तान से उसके साथ चलने के लिए कहता है। एक साथ वे डेक की ओर बढ़ते हैं, जहां मिया का शव पड़ा होता है। मृत महिला को देखकर रोज पूछती हैं कि उसके पति कहाँ हैं और ब्रायन से कहती हैं कि जांचें कि क्या वह सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी। ये पता लगाने में मदद कर सकता है कि क्या हुआ था। कुछ मिनट बाद हेक्टर घटनास्थल पर पहुंचता है। वह गार्डों को क्षेत्र की तलाशी लेने और सभी कैमरों की जांच करने का आदेश देता है। कप्तान ब्लॉगर का फोन उठाता है और सुरक्षा प्रमुख से पूछता है कि उसने आखिरी बार किसे कॉल किया था। फिर वह पुल की ओर जाती है ताकि घटना की सूचना तट रक्षक को दे सके। इस बीच इंजीनियरों में से एक खराबी वाले उपकरण से निपट रहा है। अचानक अजीब आवाजें उसका ध्यान आकर्षित करती हैं। जब वह पीछे मुड़ता है तो देखता है कि लोग उसकी ओर आ रहे हैं। डर से वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं है। एक भूत उसके सामने प्रकट होता है। एक विचार के साथ वह पाइप से एक वॉल्व को खींचकर उसे उड़ाते हुए इंजीनियर का सिर काट देता है। डॉक्टर ब्रायन और कई गार्ड कैमरों को देख रहे हैं। रोज उनके साथ शामिल होती है और वे उसे बताते हैं कि उन्हें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, लेकिन वे उसके फोन को हैक करने में सफल हो जाते हैं और उसे फोन सौंप देते हैं। वे आखिरी वीडियो चलाते हैं जो मिया ने रिकॉर्ड किया था। वीडियो में यह नहीं दिखाता कि जैक्सन के साथ क्या हुआ। ऐसा लगता है जैसे वह हवा में गायब हो गया। फिर वे प्रोफेसर कोचन को मिया के पास जाते और उसे बार में आमंत्रित करते हुए देखते हैं। वह चला जाता है और मिया अपना फोन उठा लेती है। उसके चेहरे के भाव बताते हैं कि उसने कुछ भयानक देखा और उसके तुरंत बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। कप्तान का अनुमान है कि कोकरन लौट आया है और अब उसे पूछताछ करने का समय है। उसी समय प्रोफेसर कोकरन बॉलरूम में जूली से बात कर रहे हैं। रोज और ब्रायन उसके पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि उन्हें उससे एक निजी कमरे में बात करनी है। उन्हें नहीं पता कि वे क्या चाहते हैं। वह उनके साथ जाता है और पता चलता है कि मिया स्टोन मर चुकी है और उसका पति गायब है। वह आखिरी व्यक्ति था जिसने उसे जिंदा देखा था और उनके पास निगरानी फुटेज है जिसमें उसे जैक्सन के साथ बहस करते हुए दिखाया गया है। वह स्वीकार करता है कि वह कभी कभी जल्दबाजी में गुस्सा हो सकता है, लेकिन और कुछ नहीं। ब्रायन सुझाव देता है कि उसे ब्रिग में ले जाकर पूछताछ जारी रखें और कप्तान सहमत हो जाता है। होल्ड में अनजान लड़की फिर से अपनी क्षमताएं उपयोग करती है और अचानक जहाज का इंजन चलने लगता है। रोज, जो प्रोफेसर कोकरान की पूछताछ देखने वाली थी, महसूस करती हैं कि जहाज चलने लगा है। वह आदमी को खुद कोकरन को संभालने का निर्देश देती है और जल्दी से ब्रिज की ओर बढ़ती है। जैसे ही दरवाजा उसके पीछे बंद होता है, ब्रायन गुस्से में कोकरन से पूछता है कि वह कब सीखेंगे अपने मुंह को बंद रखना। बेशक वह उसे इस समस्या से बाहर निकालेगा, लेकिन अब यह 10% नहीं बल्कि 15% के लिए होगा। कोकरैन बहस करता है, कहता है कि वह केवल ग्राहकों को लाने के लिए इतने ज्यादा देने के लिए तैयार नहीं है। वह अधिकतम 11% देगा। बहस के बाद वे 13% पर सहमत होते हैं, लेकिन अब ब्रायन को अधिक पैसे वाले ग्राहकों को खोजने की जरूरत होगी। ब्रायन समझ नहीं पाता कि कोकरैन क्यों नहीं कर सकता।
पैसे, वह जो बेच रहा है वह कबाड़ है, लेकिन कोचरन असहमत है। इन चीजों के साथ इतिहास जुड़ा हुआ है और जबकि इनका उसके लिए कोई मतलब नहीं है। खरीदारों के लिए ये सब कुछ है और जो मर चुके हैं उन्हें अब कोई परवाह नहीं है उनके लिए, क्योंकि वे मर चुके हैं। अपने साथी को कमरे में छोड़कर गार्ड बाहर चला जाता है। जैसे ही रोज डेक पर चलती है वह महसूस करती है कि जहाज चल रहा है। वह पार्कर को रेडियो करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। जब वह पुल पर पहुंचती है तो वह पूछती है कि क्या हो रहा है और जहाज क्यों चल रहा है। सहायक जवाब देता है कि कुछ उनकी प्रणाली को अवरुद्ध कर रहा है और उन्हें नहीं पता कि क्या हो रहा है। उन्होंने पहले ही प्रणाली को पुनः आरंभ किया है, लेकिन इससे कोई मदद नहीं मिली। कुछ और इंजन को सक्रिय कर दिया और अब जहाज अलग मार्ग पर चल रहा है। गुस्से में रोज उन्हें स्थिति सुधारने और उल्टा करने का आदेश देती है, जबकि वह डेक पर जाती है। डेक पर ब्रायन उनसे मिलता है और वे एक साथ इंजन रूम की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही वे निकलते हैं, जूली और श्रीमती स्ट्रॉस डेक पर बाहर आती हैं। श्रीमती स्ट्रॉस जूली की गर्दन पर गहनों की तारीफ करती है। जब एक और महिला पास से गुजरती है, वे तब तक इंतजार करते हैं जब तक स्ट्रॉस अकेली नहीं होती और भूत उन पर हमला करता है, उन्हें हार से गला घोंट देता है। इंजन रूम में रोज बंद करने की कोशिश के लिए तैयार होती है। वह पार्कर से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन रेडियो फिर से खराब हो रहा है। ये महसूस करते हुए कि उन्हें तुरंत जहाज बंद करना होगा, वह सिस्टम को ठीक करने की कोशिश करती हैं, लेकिन कुछ काम नहीं करता। कंप्यूटर फ्रीज हो गया है और वे वॉल्व को नहीं चला सकते। ब्रायन देखता है कि इंजन दबाव सहन नहीं कर सकते और जोर देकर कहता है कि उन्हें छोड़ना होगा। हालांकि रोज तुरंत छोड़ने से इनकार करती है, क्योंकि उसे पहले थ्रटल वॉल्व को निष्क्रिय करना होगा। देखते हुए कि सिस्टम विस्फोट के कगार पर है, ब्रायन कप्तान को पकड़ता है और इंजन रूम से बाहर भागता है। जैसे ही दरवाजा उनके पीछे बंद हो जाता है, बॉल रूम में एक शक्तिशाली विस्फोट होता है। यात्री हिंसक झटके से फर्श पर गिर जाते हैं। प्रारंभिक झटके से उबरने के बाद वे पूछने लगते हैं कि क्या हुआ। अपनी स्थिरता वापस पाते हुए रोज कहती हैं कि उन्हें तुरंत दूसरों को चेतावनी देनी चाहिए। ब्रिज पर थोड़ी घबराहट है और चालक दल इस बारे में भ्रमित है कि क्या हो रहा है। कोई सुझाव देता है कि यह शायद एक आइसबर्ग था। कैसे? हालांकि रोज से इनकार करती है, क्योंकि उपकरण दिखाते हैं कि एक इंजन फेल हो गया है। पार्कर कप्तान से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन वह जवाब नहीं देती। कुछ ही मिनटों बाद रोज ब्रिज में आती है, जहां रेजिना उसे सूचित करती है कि उनके वर्तमान रास्ते पर आगे एक हिमखंड है। सहायक कहता है कि फिलहाल वे पानी की धारा के साथ बह रहे हैं और यदि टकराव होता भी है तो प्रभाव जहाज को नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। ब्रायन थोड़ा घबराने लगते हैं, लेकिन कप्तान पार्कर को अन्य जहाजों से संपर्क करने का आदेश देते हैं। इस बीच हेक्टर इंजन रूम की जांच करते हैं। पुल पर भूत द्वारा देखे जाने के दौरान पार्कर अब भी किसी के साथ संचार स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। ये देखते हुए कि कुछ भी काम नहीं कर रहा है, रोज यात्रियों को संबोधित करती है और उन्हें बताती है कि जहाज के इंजन में से एक खराब हो गया है। वह उनसे अनुरोध करती है कि वे घबराएं नहीं और जब तक इंजीनियर समस्या पर काम कर रहे हैं तब तक अपने केबिन में रहें। अचानक तटरक्षक दल संपर्क स्थापित करता है। कप्तान समस्या की रिपोर्ट करता है और एक टगबोट का अनुरोध करता है। फोन काटने के बाद वो अपने दल को बताती है कि निकटतम जहाज 2 घंटे दूर है और सभी को निर्देश देती है। रोज अपने केबिन की ओर जाती है कॉरपोरेशन से संपर्क करने के लिए। इस बीच कोक्रेन अपने कमरे में बंद है। अचानक वह देखता है कि छत से पानी टपक रहा है। लाइटें झिलमिलाती हैं और बंद हो जाती हैं और वह भयानक आवाजें सुनने लगता है। घबराहट में वह इसे रोकने की प्रार्थना करता है। जब आवाज बंद होती है, वह भूत को अपने सामने खड़ा देखता है। डरा हुआ वह कमरे के विपरीत कोने में कूदता है और भूत को जाने के लिए विनती करता है, लेकिन भूत उसके हाथों को बिस्तर के खंभों से बांध देता है और अपनी ठंडी सांस छोड़ता है। पुल पर नैन्सी कप्तान से बात करने के लिए धमकती है। वह जोर देती है कि उसके पास कहने के लिए कुछ महत्वपूर्ण है। रोज सुनने का फैसला करती है और नैन्सी खुलासा करती है कि भूत ने मिया को मार डाला। इसे साबित करने के लिए वह ब्लॉगर के फोन से आखिरी वीडियो दिखाती है। हालांकि रोज उस पर विश्वास नहीं करती और उसे आश्वासन देती है कि टाइटैनिक 3 पर कोई भूत नहीं है। फिर वह ब्रायन से नैन्सी को उसकी केबिन तक छोड़ने के लिए कहती है और कोक्रेन को अभी रिहा नहीं करने का फैसला करती है। वह कहीं नहीं जाएगा और जब वे पहुंचेंगे अधिकारियों का अनुरोध। प्रश्न के बाद ब्रायन कोक्रेन को लाने जाता है और जब वह कमरे में प्रवेश करता है तो वह आदमी को पाता है
और फर्श पर चक्कर खा रहे हैं। असमंजस की स्थिति में कोक्रेन उनसे दूर रहने की विनती करते हैं। जैसे ही वे उसे उसके पैरों पर खड़ा करते हैं, वह उन्हें कप्तान के पास ले जाने के लिए कहता है। कोक्रेन को रोज के पास ले जाते हुए वह बताता है कि उसने कुछ अजीब प्राणी देखा। उसे नहीं पता वह क्या था, लेकिन उसे लगा जैसे मौत खुद पास में थी। अकेले बंद किए जाने से गुस्से में वह आदमी उसे वकीलों से धमकी देता है और जहाज को मोड़कर न्यूयॉर्क वापस लौटने की मांग करता है। उसी समय एक गार्ड अंदर आता है और कहता है कि वह कहीं भी हेक्टर को नहीं ढूंढ सका। कैप्टन ब्रायन से प्रोफेसर को वापस उनके केबिन में ले जाने और फिर साइक से इंजन रूम में हेक्टर की खोज के लिए जाने का आग्रह करते हैं। पुरुष चले जाते हैं और रोज रेडियो पर हेड ऑफ सिक्योरिटी से संपर्क करने की कोशिश करती है। रक्षकों ने कोक्रेन को उसके केबिन तक पहुंचाया और रास्ते में उन्हें एक अजीब लड़की मिलती है। प्रोफेसर उसे तुरंत पहचान लेते हैं कि वह वही है जो उसकी संग्रह के आसपास मंडरा रही थी। वो उस पर सब कुछ होने का आरोप लगाते हैं। हालांकि लड़की उस जोड़े को मारने से इनकार करती है, लेकिन कहती है कि उसे पता है कि क्या हो रहा है। वो मानती है कि वो लोग सत्य सुनने के लिए तैयार नहीं है। ब्रायन एक उत्तर की मांग करता है और उसे परखने का सुझाव देता है। फिर लड़की कोक्रेन की ओर इशारा करती है और दावे करती है कि यह सब उसकी गलती है। जब उसने मकबरे खोद डाले और मृतकों की चीजें चुरा लीं, सब कुछ फिर से शुरू हो गया। शुरू में उसने सोचा कि सब कुछ ठीक हो गया है और उसके दिमाग में आवाजें कम होने लगी हैं। जब से उसके परदादा जहाज पर मरे हैं, उसे केवल कभी कभार डरावने सपने आते थे। लेकिन अब जब से कोक्रेन ने कब्रों को परेशान किया और उनकी चीजें बेचना शुरू किया, आवाजें वापस आ गई हैं और यह जहाज शापित है। कोक्रेन पैन घबराया हुआ पूछता है कि इसे कैसे रोकें, पर लड़की कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है। ये अब उसका अभिशाप है कि वह देखेगा कि उसके आसपास के सभी लोग मरते हैं। गार्ड कोक्रेन को वापस उसके केबिन में ले जाता है, लेकिन अचानक वे आगे एक भूत देखते हैं। आदमी जल्दी से एक कोने के पीछे छिप जाता है, जबकि कांस्टेबल घटना से बात करने की कोशिश करता है। हालांकि वह संवाद स्थापित करने में असफल रहता है और भूत उसे मार देता है। कोक्रेन सावधानी पूर्वक कोने से झांकता है, लेकिन देखता है कि गार्ड गायब है और उसकी जगह भूत खड़ा है। घबराहट में वह विपरीत दिशा में भाग जाता है। इस बीच ब्रायन लड़की को एक कमरे में ले जाता है। वह कहती है इससे कोई फायदा नहीं होगा और वे सभी वैसे भी मरने वाले हैं। 1 मिनट बाद दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं और उसी समय एडवर्ड स्मिथ कमरे में प्रकट होता है। ब्रायन उस पर गोली चलाता है, लेकिन गोली उसके साथी को लग जाती है। उसी क्षण जहाज की बिजली पूरी तरह से चली जाती है। टॉर्च जलाते हुए रोज भूत को देखती है, डर के मारे चीखती है। वह सभी को अपनी टॉर्च दीवार की ओर मोड़ने का आदेश देती है, लेकिन जब वे ऐसा करते हैं तो जगह खाली होती है। उसने सोचा कि उसे भ्रम हुआ होगा। वह सबको सिस्टम ठीक करने के लिए लौटने को कहती है। एडवर्ड स्मिथ अपनी परपोती को अपनी कुछ शक्ति हस्तांतरित करता है और ब्रायन, जो डर के मारे देखता है, कुछ नहीं कर सकता। जैसे ही भूत खत्म होता है, लड़की गार्ड की तरफ मुड़ती है और उसे बेहोश कर देती है। फिर वह शांति से कमरे से बाहर चली जाती है। कोक्रेन घबराहट में अपने केबिन की ओर दौड़ता है और अपने पूरे संग्रह को खत्म करने का फैसला करता है। शांति पाने की कोशिश करते हुए वह अपना चेहरा धोने के लिए बाथरूम की ओर बढ़ता है और मिया का भूत देखता है। ब्रायन को होश आता है, ये पुष्टि करते हुए कि उसका साथी जिंदा है, और मदद की तलाश में कमरे से बाहर चला जाता है। हालांकि दूसरा व्यक्ति बैकअप का इंतजार नहीं करने का निर्णय लेता है और जैसे ही वह गलियारे में कदम रखता है, उसे एक भूत मिलता है जो उसे मार डालता है। इस बीच लड़की पुल तक पहुंच जाती है। अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए वह पार्कर को परे फेंक देती है। रोज भी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वह लड़की को छूती है, उसे एडवर्ड स्मिथ का भूत दिखता है। इसके बाद लड़की कप्तान को धक्का देकर हटा देती है और जहाज का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेती है। विश्वास के साथ टाइटैनिक 3 को हिमखंड की ओर ले जाती है। महिला उससे रुकने की विनती करती है, यह बताते हुए कि अब वह कप्तान नहीं है और सभी यात्रियों की मौत उसे वापस जीवन में नहीं ला सकती। लेकिन वह कोई प्रतिक्रिया नहीं देता और अन्य चालक दल के सदस्य जहाज पर नियंत्रण हासिल करने में विफल रहते हैं। तब रोज आखिरी कोशिश करती है महानाथिनी तक पहुंचने की। उसे बताती है कि अगर जहाज टकराएगा तो वह बाकी सबके साथ मर जाएगी। मुस्कुराते हुए लड़की जवाब देती है कि उसे पता है और अपनी गर्दन काट लेती है। कुछ ही क्षणों बाद जहाज विशाल हिमखंड से टकरा जाता है। जूली यात्रियों को शांत करने और उन्हें असेंबली क्षेत्र तक ले जाने की कोशिश करती है। रोज हताश होकर किसी से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। उसके प्रयासों को कोक्रेन द्वारा बाधित किया जाता है, जो प्रवेश करते हैं और कहते हैं कि उन्हें पता है क्या हो रहा है। ये सब रोकने के लिए कलाकृतियों को, मृतकों को लौटाना आवश्यक है, लेकिन महिला सुनने से इनकार कर देती है।
वह मदद करना चाहता है तो उसे यात्रियों की मदद करनी चाहिए और उन्हें लाइफ बोट्स में चढ़ने में सहायता करनी चाहिए। टाइटैनिक 3 तेजी से डूबता है और इस क्षण जहाज पर अफरा तफरी मच जाती है। इसी वक्त ब्रायन हॉल से संग्रह का एक हिस्सा चुरा लेता है। हालांकि वह दूर नहीं जा पाता इससे पहले कि मिया की आत्मा उसके सामने प्रकट हो जाती है और अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए वह गार्ड को अपने सिर में गोली मारने के लिए मजबूर करती है। जहाज पहले से ही आधा से अधिक पानी में डूब चुका है और रोज निकासी की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने की कोशिश करती है। इसका एक हिस्सा कोकरैन को सौंपते हुए वह जहाज के एक और हिस्से की ओर जाती है। पानी पहले से ही गलियारों में भर रहा है और घबराहट बढ़ रही है। बॉलरूम में जूलिया ब्रायन को ढूंढती है, लेकिन वह पहले ही एक भूत में बदल चुका होता है और उस पर एक लाइफ बोट गिरा देता है। प्रोफेसर खुद को संभालते हैं और लोगों की मदद करना शुरू करते हैं। जीवन रक्षक नौकाएं नीचे उतारने के लिए तैयार हैं, लेकिन भूतों की शक्तियों से पकड़े हुए रस्से काट दिए जाते हैं और लोग पानी में गिर जाते हैं। रोज टाइटैनिक तुझे पर आखिरी समय तक रुकी रहती है। जहाज पूरी तरह से डूब जाता है। एक कांपता हुआ कोकरान लाइफ बोट में लेटा रहता है, इसलिए अचानक वह एक आवाज सुनता है। वह बचने वाला कप्तान है। महिला मदद मांगती है और वह उसे नाव में खींच लेता है। नाव के तल पर लेटे हुए आदमी हंसता है, इसे क्रूर विडंबना मानते हुए कि बाकी लोग मारे गए जबकि वह बच गया। रोज उसे शांत करने की कोशिश करती है, कहती है कि उसने लोगों की मदद की, इसीलिए उसे इसे जाने देना होगा और बाद में भगवान से निपटना होगा। उसे सुनने के बाद प्रोफेसर कुछ शब्द कहते हैं और चुप हो जाते हैं। कप्तान उनकी ओर मुड़ते हैं और देखते हैं कि वह मर चुके हैं। कुछ क्षण बाद वह भी भूत बन जाते हैं और रोज को मार देते हैं। अगर कोई कभी हमारी वास्तविक जीवन में टाइटैनिक को फिर से बनाने का फैसला करता है, क्या आप उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए एक क्रूज पर जाएंगे? नीचे कमेंट में अपने विचार साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और दें। अगले वीडियो में मिलते हैं।